Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear friends, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री 2024 का पेपर जो कि 28 जून 2025 को हुआ था उसकी आंसर की आरपीएससी ने 4 जुलाई यानी कि कल रिलीज कर दी है। ठीक है, अब ये जो कि रिलीज की है इससे रिलेटेड आरपीएससी ने आपत्ति मांगी है। आरपीएससी ने कहा है कि यदि किसी भी आंसर में आपको दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है, तो आप ऑथेंटिक प्रूफ लगा करके आप उसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट उन्होंने 7 तारीख दी है। चलो ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब मेरा कहना सबसे पहले ये है कि हमने लर्निंग केमिस्ट्री चैनल पर 3 वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से पार्ट आपका 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से जो पूरा आरपीएससी का केमिस्ट्री का पेपर था उसकी की हमने रिलीज की थी वीडियो सॉल्यूशंस में। वो हमारी जो की है वो 100% सही निकली है। सुन लीजिए अच्छी तरह से, हमारी जो की है वो 100% सही निकली है। जो हमने की रिलीज की थी वही की आरपीएससी ने रिलीज की है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब चलते हैं आगे। आज के इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो क्या है, जो आंसर की आरपीएससी ने रिलीज की है, ठीक है ना, उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो डिलीट हो सकते हैं, यानी कि जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट हो सकते हैं और किस किस प्रश्न में यानी कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्शन हम लगाएंगे यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि बिना ऑथेंटिक बुक के तो हम भी आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स की क्वेरी है, स्टूडेंट्स ने भेजा है कि सर इन क्वेश्चंस को चेक कीजिए, इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इनको हमने चेक किया, ऑथेंटिक बुक्स में भी इनको चेक किया, तो लगा कि इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जो डाले हैं, जो डाला है क्वेश्चन पेपर, उसी के हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन जो है वो भी आप मैच कर सको और ऐसे की ऐसे आप ऑब्जेक्शन लगा सको, ठीक है। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं आखिर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं। हालांकि पेपर बहुत बैलेंस था, पेपर बहुत अच्छा था। आरपीएससी के एक्सपर्ट्स ने पेपर को क्वालिटी और क्या बोलते हैं शानदार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछली बार की तरह इस बार हिंदी और इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहां हिंदी ऑप्शन में हिंदी सही थी, इंग्लिश ऑप्शन में इंग्लिश सही थी, मतलब हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर आया नहीं है। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गलत होने का भी अभी तक कोई चक्कर आया नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी फ्रेमिंग में ऊपर नीचे कुछ हुआ है, उनको हम लोग देख लेते हैं, है ना। आपको यदि मेरी एक्सप्लेनेशन से यदि आप सहमत हो तो आप इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसी को हमने यहाँ पर उसी के क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं। सबसे पहला है आरपीएससी का जो वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर है उसका 31 क्वेश्चन। ये क्या कहता है जरा आप देखिए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि ऑक्टाहेड्रल जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है डेल्टा ओ, उसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा उसके रिगार्डिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेल्टा ओ है वो बेसिकली मेटल आयन की यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो ये जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है। यदि आपके क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सिमिलर मेटम मतलब आपके क्या बोलते हैं, हाँ, यदि सेम लिगेंड है और यदि मेटल अलग अलग है और यदि उनकी डी ऑर्बिटल की साइज में अंतर है, तो जैसे जैसे डी ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होगी यानी कि ग्रुप में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे 3D 4D 5D की तरफ जाएंगे, तो ये जो डेल्टा ओ है वो इंक्रीज होती है। ये भी एकदम सही है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। प्रॉब्लम यहाँ आती है साथियों, यहाँ ये जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता दूं आपको आरपीएससी का उत्तर क्या है। आरपीएससी का उत्तर ये है स्टेटमेंट सेकेंड, ठीक है। आरपीएससी का उत्तर ये है, यहां मैं लिख देता हूं आरपीएससी आंसर। ये लो, ये आरपीएससी का आंसर है। इसने इस ऑप्शन को आरपीएससी ने क्या बोलते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना है। आरपीएससी के हिसाब से ये गलत है और बाकी 3 सही है, ठीक है। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 है वो दोनों किससे रिलेटेड आप देखिए। लार्ज निगेटिव चार्ज लिगेंड, यानी कि इन्होंने कहा है लिगेंड का यदि निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो जो लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये कहा है। यहां कहा है कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा तो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो लार्ज होगी। तो इन्होंने
तो इन्होंने स्मॉल वाले को तो इनकरेक्ट मान लिया है और लार्ज वाले को स्टेटमेंट को ट्रू माना है, यानी कि आरपीएससी के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये लिगेंड की नेचर से रिलेट करते हैं, लिगेंड की नेचर। ठीक है, और आप जानते हो लिगेंड की जो नेचर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए, वो हम निकालते हैं किससे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज है जिसमें जिसमें लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। यह बात एकदम साफ है। ठीक है, तो यदि हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाते हैं तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों गलत है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों गलत है। ये तो हुआ मेरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि भाई नेचर ऑफ लिगेंड का जो डिसीजन है वो एक्सपेरिमेंटल सीरीज जो है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है, न कि चार्ज से। सुनो, चार्ज से नहीं होता है। अब मैं आपको इसके प्रूफ की ओर लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं उस प्रूफ की ओर लेकर जाता हूं जिसको मतलब क्या है कि आप भी आसानी से मान लोगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देखो कहां जाऊंगा। यस, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं एनसीईआरटी में। ये क्या बोलते हैं जो, एक मिनट रुकना। ओके, ये एनसीईआरटी का आपका जो क्या बोलते हैं इंग्लिश है, लेटेस्ट एनसीईआरटी है। मैं आपको बता दूं ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीप्रिंट 2024-25। ठीक है, और ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर है। इतनी बात हो गई, ये आप निकाल लेना। अब मैं इसका आपका चैप्टर का जो पहला पेज है वो नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से वीडियो लंबा होता है। हाँ, मुझे बताना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? है ना, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि लिगेंड की जो इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ है ना, वो इस तरह से हम लिगेंड को अरेंज कर सकते हैं। इस सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं और यह एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है। सुन लो अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो अब इस सीरीज में आप देखो जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पेपर का स्टेटमेंट जो आरपीएससी ने सही माना है वो क्या है? वो ये रहा आपका कि लार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये कह रहा है ना, ये कह रहा है आरपीएससी का स्टेटमेंट, जो कि आरपीएससी कह रहे सही है, लेकिन ये गलत कैसे है? आप यहां देखिए, S2 माइनस का लार्ज नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? S2 माइनस का लार्ज नेगेटिव चार्ज है, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मुझे जूमिंग की और जरूरत है, मैं कर लेता हूं, 150 कर लेता हूं इसको। हमें क्या फर्क पड़ना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने है। ठीक है, अब आप देखिए S2 माइनस का क्या बोलते हैं लार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो इससे ज्यादा F माइनस का, OH माइनस का और NCS माइनस का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इनका चार्ज कम है। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से क्या हुआ? ये तो बात ही गलत हो गई। कैसे? मतलब लार्ज नेगेटिव चार्ज इसका है, तो जिनका सिंगल नेगेटिव है, इनका सबका सिंगल नेगेटिव है, इनसे ज्यादा S2 माइनस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होनी चाहिए थी। इसी तरह से ऑक्सलेट पे 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो NCS पे सिंगल माइनस है, CN पे सिंगल माइनस है। ठीक है, तो इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा क्यों है? इससे बात को समझो जरा, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा क्यों है? आपको बात समझ में आ रही होगी शायद, मैं जो कह रहा हूं वो। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, कौन सा? ये वाला लार्ज नेगेटिव चार्ज। मैं एक बार यहां पर वापस साफ कर लेता हूं कहानी को। ये जो स्टेटमेंट है लार्ज नेगेटिव चार्ज वाले का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है। एनसीईआरटी ने साफ साफ कह रखा है कि चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं है मैं जो बोल रहा हूं वो, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे डिसाइड होता है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता कि जिसका चार्ज ज्यादा है उसकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो, यानी कि उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा हो। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो, आप एनसीईआरटी की नहीं मानोगे, लेकिन आप उसकी तो मान सकते हो ना। किसकी? इनऑर्गेनिक की एक बुक है एटकिंस और क्या बोलते हैं, एटकिंस और ओवरटॉन की एक बुक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे। ओके, ये देखो। ठीक है, तो ये भी क्या कह रहे हैं कि जो लिगेंड्स हैं बेसिकली, उनको हम लोग उनकी इस लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और उसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, और ये भी साफ कह रही है कि यहाँ चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। या तो आरपीएससी ये कह दे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज झूठी है, या तो ये कह दे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज झूठी है। ठीक है, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में N3 माइनस का ये देखिए
3 माइनस चार्ज है ना, लेकिन इस F माइनस का -1 चार्ज है, इसका -1 चार्ज है, इसका -2 चार्ज है। इन सब का फील्ड स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है, इन सब की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इससे ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लिगैंड के मामले में किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, नहीं होगी, यह देखा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड सीरीज है, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चार्ज का कोई लेना देना नहीं है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साफ कहती है कि जिसका न्यूट्रल चार्ज है, जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, उसकी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा हो सकती है। जैसे CO है, न्यूट्रल चार्ज है लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। NH3 है, ये न्यूट्रल है लेकिन आप इस देखो इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, आपके हेलोजन है, सल्फाइड है ना, NO2 माइनस है, N3 माइनस है, आपका OH माइनस, ऑक्सलेटिन सबसे ज्यादा है। मतलब लिगैंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का उसके चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है, यह तो है हकीकत, ठीक है। अब आरपीएससी के ये जो क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है ये होता है गलत साबित, इसलिए आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ में आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भेज दो कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ले लो, और चार्ज का आप ये जो प्रूफ करके बता दो कि लार्ज नेगेटिव चार्ज वालों के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लार्ज होती है, तो हम मान लेंगे। तो आरपीएससी के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड वाला जिसको उन्होंने आंसर माना है। लेकिन हमारे हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ये तो हुई क्वेश्चन नंबर 31 की बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे, है ना। तो इनके जो प्रूफ है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इनके जो प्रूफ है उनकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन कीजिए। वहां मैं आज रात तक या कल सुबह, संडे को सुबह, है ना, इनके जो लिंक है वो मैं, इनके लिंक क्या, ये जो इनके जो प्रूफ है उनकी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। जैसे 31 क्वेश्चन के 2 प्रूफ मैंने आपको दिखाए, दोनों की पीडीएफ डाल दूंगा, इसी तरह से सबकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा ताकि आप जमा जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, आप देख लीजिए। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, उन्होंने बोला है करेक्ट कौन सा नहीं है बोल करके। ओके, अभी देख लेते हैं। इसमें भी देखते हैं इसमें जो आरपीएससी का आंसर है बेसिकली, ठीक है। हाँ चलो इसमें भी देख लेते हैं। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन लेंथिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। और ये आरपीएससी ने भी, मतलब इसमें आरपीएससी का आंसर क्या है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ, ये आरपीएससी का आंसर है। आरपीएससी कह रही है ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। और ये सच में नॉट करेक्ट है भी, ये सच में नॉट करेक्ट है भी, ये बात एकदम सही है, ये नॉट करेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से तो आरपीएससी ने इसका तो चयन सही किया है। लेकिन बाकी स्टेटमेंट क्या सारे ट्रू है वो देख लेते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू आ गया, थर्ड वाला फॉल्स है ना, और जिसको आरपीएससी ने उत्तर माना है। अब देख लेते हैं, एक्टिनोइड हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनोइड, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है आरपीएससी का, और हमारा भी ट्रू है। दिक्कत यहां आती है, ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एक्टिनोइड आयंस इज मच शार्प देन दैट फॉर लेंथिनोइड आयंस। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट आरपीएससी तो कह रही है सही है, लेकिन हम कह रहे हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आरपीएससी का ये ट्रू है और हमारा लर्निंग केमिस्ट्री का ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। बात आपको समझ में आई। अब ये गलत कैसे है, यानी कि हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों गलत है, जबकि आरपीएससी ने पूछा कौन सा गलत है और उत्तर 3 दिया है, जबकि हमारे हिसाब से इसके 2 स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन वाला है, ये सही स्टेटमेंट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इसमें एक्टिनोइड्स की जो है वो मच शार्पर नहीं होती है। ये एक्चुअल स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है लेंथिनोइड और एक्टिनोइड के बीच में, वो मैं आपको करेक्टली दिखाता हूं, ऑथेंटिक बुक से दिखाता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं एक बार देख लेता हूं इसको, 33। ओके, 33 का पहले मैं आपको हाउसक्राफ्ट में दिखाता हूं। हाउसक्राफ्ट की बुक है 33 में, हाउसक्राफ्ट में 1041 पेज नंबर पे है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं बुक कौन सी है, बाद में आप कहेंगे बुक नहीं बताई बोल करके। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेता हूं, ये लीजिए हाउसक्राफ्ट की बुक है। हाउसक्राफ्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी खतरनाक बुक है, 5th एडिशन है, एकदम लेटेस्ट, ठीक है। और एकदम लेटेस्ट छपा हुआ है। मेरे ख्याल से ये बुक भी शायद 2021, 22, 23 की होगी, ज़्यादा पुरानी ये है नहीं, पुरानी बुक हम वैसे भी नहीं रखते हैं, ठीक है। 2018 की है ये, है ना, ठीक है।
ये आपका 5th एडिशन है और 2018 का है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये लीजिए, देखिए 2018 का 5th एडिशन है ये हाउसक्राफ्ट बुक का। इतनी बात हो गई, ओके। अब हम चलते हैं इसके पेज नंबर 1041 पे। 1041, ये देखो, ये जो 1041 है, ये आप वैसे मत मान लेना सही, ये तो इस फाइल का पेज नंबर है। बुक का, हाँ, बुक का पेज नंबर भी वही 1041 ही है। ये देखो मेरे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये रहा यहाँ पर 10, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको क्या करूंगा, हाउसक्राफ्ट कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ओके, यस, मिल गई। तो ये 1041 हाउसक्राफ्ट 5th एडिशन का ये पेज है। इसमें देखते हैं, इसमें ये बेसिकली चैप्टर है लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स का। मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम भी कहीं ना कहीं होगा, है ना, चैप्टर का नाम भी कहीं ना कहीं होगा। चैप्टर का नाम, हाँ, ये रहा चैप्टर का नाम, ये रहा चैप्टर 27 है इसका, ठीक है। एफ ब्लॉक मेटल्स लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स 27 चैप्टर है, ठीक है। 1041 पेज नंबर है। अब देख लेते हैं इसने क्या लिखा है, ठीक है। एक्टिनॉइड्स के लिए इसने क्या लिखा है, ये देखो, इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक्टिनॉइड्स, है ना, ठीक है, ओके। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, ये रहा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है वापस बता देता हूं, इतनी देर में भूल गया, मैं खुद ही भूल गया, क्या चक्कर है। ये रहा आरपी, ये है स्पेक्ट्रल, हाँ, हाँ, ये रहा स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एक्टिनॉइड आयन इज मच शार्पर देन दैट फॉर लेंथिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की मच शार्पर होती है लेंथिनॉइड के कंपैरिजन में। ये आरपीएससी का ट्रू है और हम इसको फॉल्स बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं वो देख लो जरा। हाउसक्राफ्ट की बुक है, इनऑर्गेनिक की, आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे मानी हुई बुक है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक है हाउसक्राफ्ट इनऑर्गेनिक की। ओके, अब आगे चलिए, ये यही देख लीजिए, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स आर कॉम्प्लिकेटेड, ये बात हो गई। आगे आप देखिए, एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एफ ट्रांजिशंस आर वीक, ये भी नहीं पूछा, बट दे आर समवॉट ब्रोडर। ब्रोडर, वो चौड़े होते हैं, शार्प नहीं होते। ये देखो, ये रहा ब्रोडर एंड मोर इंटेंस। ब्रोडर होते हैं, चौड़े होते हैं और उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। शार्प की बात यहां नहीं हो रखी है, सुन लीजिए अच्छी तरह से। ब्रोडर का मतलब होता है चौड़ा होना, शार्प होना यहां पर नहीं लिखा है। और मोर इंटेंस लिखा है, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इसकी एब्जॉर्प्शन ड्यू टू 5FF ट्रांजिशंस की, ठीक है। अब आगे देख लो, देन दोज ड्यू टू FF ट्रांजिशन, यानी कि जो FF ट्रांजिशन होते हैं लेंथेनॉइड्स में, उसके कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स के जो 5FF ट्रांजिशन हैं वो ब्रॉडर होते हैं और मोर इंटेंस होते हैं। क्योंकि इसका रीजन भी लिखा है, ये लिगेंड्स की प्रेजेंस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके जो 5f ऑर्बिटल हैं वो बाहर की तरफ फैले होते हैं, इसलिए लिगेंड से इंटरेक्शन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है। बात आपको समझ में आ गई। तो ये प्रूफ नंबर 1 मैं बता रहा हूं, जो शार्प वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। सही स्टेटमेंट ये है कि एक्टिनॉइड्स के जो स्पेक्ट्रल पीक्स हैं, एक्टिनॉइड्स की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो क्या हैं, ब्रॉडर होती हैं, ठीक है ना, वो ब्रॉडर होती है और मोर इंटेंस होती है। शार्प की बात यहां नहीं लिखी, ठीक है। तो ये तो हाउसक्राफ्ट का हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक प्रूफ और दिखाता हूं, वो भी काफी अच्छा है। ये मैं सबसे पहले आपको बुक दिखा दूं, ये हमारी एटकिंस की, श्रीवर एटकिंस की बुक है। और मैं इसका पेज दिखा दूं पहले आपको, ये रहा श्रीवर एटकिंस की, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, 5th एडिशन है इसका। काफी शानदार बुक है ये। एटकिंस तो आप जानते ही हो, फिजिकल केमिस्ट्री के जो वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर जो हैं वो राइटर हैं, वही एटकिंस है बेचारे यहाँ पर, ठीक है, पीटर एटकिंस जो है। ये रहा श्रीवर एटकिंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको दिख गया, ओके। अब इसका एडिशन तो मैंने आपको बता ही दिया, 5th एडिशन है, ठीक है। अब इसमें भी मैं इस बात का आपको सबूत दिखाऊंगा, और वो है 475 पेज नंबर पे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 475, ओके। अब ये थोड़ा सा मैं इसकी जूमिंग कम करता हूँ, ये रहा। तो ये देखिए 475 पेज मेरे ऊपर है। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्टिनॉइड नहीं, 494 है भाई, 494, ओके, ठीक है। तो 494 में हम आ गए हैं और यहां पे हम देखने वाले हैं 594 है भाई, क्या गड़बड़ हो रही है, 594, ओके, यस। ये देखिए, इसमें 23rd चैप्टर है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। किसमें, ये जो एटकिंस की जो बुक है, ठीक है, अच्छी खासी बुक है बेचारी,
मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एटकिंस भाई साहब, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का एक चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, एक्टिनोइड्स की यहाँ बात हो रखी है, जरा देखिएगा। सेम लाइन इन्होंने भी लिख रखी है, कहाँ लिख रखी है मैं बताता हूँ, ये रहा। द एफ ट्रांजिशंस आर ब्रोडर एंड मोर इंटेंस देन दोज ऑफ लेंथेनोइड। बात आपको पकड़ में आ चुकी है, मेरे ख्याल से नहीं पकड़ में आई है, जूम कर रहा हूँ, पकड़ लेना। ये रहा, ठीक है, ये रहा। द एफ ट्रांजिशंस आर ब्रोडर एंड मोर इंटेंस देन फॉर द लेंथेनोइड्स बिकॉज 5f ऑर्बिटल इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद द लिगेंड। ये साफ लिख दिया कि 5f जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लिगेंड से इंटरेक्ट करते हैं, बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं, इसलिए इनके जो ट्रांजिशंस होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं और मोर इंटेंस होते हैं। तो जो शार्प वाला स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत साबित होता है। सही स्टेटमेंट में ब्रॉडर और मोर इंटेंस आएगा। सुन लीजिए, शार्प नहीं होते हैं, ट्रांजिशंस ब्रॉडर होते हैं। ये बात जो आरपीएससी ने लिखा है, आरपीएससी का जो स्टेटमेंट है, इस तरह से ये सेकंड वाला, ये भी हमने इसको गलत साबित किया है। चाहे आरपीएससी इसको ट्रू मान रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी जगह मच शार्प नहीं आएगा, इसकी जगह मच ब्रॉडर एंड इंटेंस आएगा। शार्प गलत शब्द यूज हुआ है यहां पर। ये बात हो गई खत्म, ठीक है। तो ये हो गया जो 33 नंबर है, इसके मैंने दोनों ऑथेंटिक प्रूफ आपको दिखा दिए, और इस क्वेश्चंस को भी हम मानते हैं कि ये डिलीट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी तो अब आरपीएससी जानो और उसका काम जाने, हमारा काम है ऑब्जेक्शन लगाना। ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सबूत आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं दूंगा, पीडीएफ इनके जो है, जो मैं दिखा रहा हूं वो पीडीएफ दूंगा, और उनको आप आराम से सब ऑब्जेक्शन लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 73 को भी मेरा मानना है कि ये डिलीट होना चाहिए। क्यों डिलीट होना चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें CO2 का इन्होंने एमओ कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, एमओ कॉन्फ़िगरेशन CO2 का, ठीक है। ये जो इन्होंने उठा के दिया है वो भी मैं आपको कहां से लिया है वो बता देता हूं। अच्छा, इसका जो है वो, एक मिनट रुकना, इसका ये देखते हैं कि आरपीएससी ने इसका सही उत्तर क्या माना है। 73 में 1 है। ओके, ठीक है। तो इसका आरपीएससी ने ये जो फर्स्ट वाला है ये सही उत्तर माना है, ठीक है। ये सही उत्तर है भी, हमें इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें प्रश्न पर ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है मैं बताता हूं आपको, इसकी स्टोरी खोलता हूं, ठीक है। ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रश्न बनाने वाले, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कहां से है मैं बता देता हूं। पुरी शर्मा कालिया की जो बुक आती है वहां से उठाया है, एज इट इज, ठीक है। वहां पर ये एमओ डायग्राम दिया हुआ है CO2 का, ये देखो, ये रहा मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ CO2, ठीक है। ये वहां पर डायग्राम दिया हुआ है। इसके साथ ही वहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है CO2 का डायग्राम के साथ में। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी शर्मा कालिया में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, एक्सपर्ट भाई साहब ने इसको उठाया है और इसे 4 ऑप्शन बना दिए हैं, ठीक है। और हो गया एक खतरनाक टाइप का क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो CO2 का डायग्राम है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, जो पूरी शर्मा कालिया बुक में दिया गया है और जिसके बेसिस पे एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है पूरी शर्मा कालिया की बुक में, जहां से एक्सपर्ट ने लिया है, ये डायग्राम हर किताब में अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, एमओटी जो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, वो इतना इतना मतलब अलग टॉपिक है कि उसकी बहुत सारी अप्रोच होती है, ठीक है। कई बुक्स में अलग-अलग मेथड से एमओ डायग्राम दिए हुए होते हैं, ठीक है। उनके जो एमओ होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके नोटेशन भी अलग-अलग होते हैं, उनके सिंबल अलग-अलग होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन में 31AG, 2A1G, 1UG, ये देख रहे हैं ना, ये नोटेशंस भी अलग-अलग होते हैं, जिनको हम लोग मोलिकन सिंबल बोलते हैं। ये भी अलग-अलग होते हैं, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से अलग बुक में अलग सिंबल के साथ में अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है और अलग डायग्राम होता है। अब स्टूडेंट ने यदि पूरी शर्मा कालिया नहीं पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का उत्तर दे ही नहीं सकता। मैं कहता हूं जिस एक्सपर्ट ने क्वेश्चन बनाया है, आरपीएससी के बाकी एक्सपर्ट को अलग कर लो, ठीक है। उनको ही एक काम करो, यही CO2 का सेम दे दो लेकिन अलग बुक का दे दो, वो नहीं बता पाएंगे सही कौन सा है।
जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। इसका मतलब या तो क्या करना चाहिए, आरपीएससी को अपनी बुक लिस्ट है वो रिलीज कर देनी चाहिए कि भाई हम फर्स्ट ग्रेड के लिए पेपर बनाने वाले हैं और इन इन किताबों में से बनाएंगे, ये यही किताब आपको पढ़नी है बोल करके, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक बुक से क्वेश्चन बनाया है एक्सपर्ट ने, ये नहीं देखा कि क्या ये आंसर कई और किताबों में भी सेम है कि नहीं है, ताकि स्टूडेंट सेम टॉपिक किसी भी किताब में से पढ़ के आए तो कम से कम वो उसको अटेम्प्ट तो कर पाए, ठीक है। यहां तो ये हालत है कि जिसने पूरी शर्मा कालिया में ये नहीं देख के गया है जो स्टूडेंट, वो ये कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अलग बुक में देख के जाओगे तो इसका एमओ डायग्राम ही अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए डिलीट होना चाहिए क्योंकि दूसरी किताब में एमओ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग है, एमओ डायग्राम है वो अलग है, उसके नोटेशंस हैं वो अलग है, ठीक है। तो मैं इसका सबूत आपको देता हूं, ठीक है। और हम चलते हैं कहां पर, आपके एक मिनट रुकिए, कौन सी किताब में जाएंगे हम लोग जाएंगे मीजलर एंड टार में। हम लोग हैं मीजलर एंड टार में, ये पेज नंबर 154 है, इसको याद कर लेते हैं। ये मैं आज आपके सामने लाया हूं, मीजलर एंड टार की इनऑर्गेनिक की बुक है, 3rd एडिशन है। थोड़ा सा मैं इसकी जूमिंग कर लेता हूं। ये देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, 3rd एडिशन है। और ये देखिए गैरी एल मीजलर, डोनाल्ड ए टार, ठीक है। और ये पियर्सन एजुकेशन प्रेंटिस हॉल इसका पब्लिकेशन है। और इसके हम जाएंगे 154 पेज में, ये 3rd एडिशन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये लीजिए, ये 3rd एडिशन आ गई है, ठीक है। अब इस 3rd एडिशन में आप देखेंगे तो ये CO2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये लिखा हुआ है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO2 लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब आप एक काम करें, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं। आप एमओ डायग्राम यदि आप इस बुक से पढ़ के चले गए हैं तो आप वो सवाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे नीचे वाला एमओ देखो जो 2s से बना है, 2s ऑक्सीजन का, इससे बना है। देखो क्या लिखा हुआ है, 2Ag, 2Ag लिखा हुआ है ना। पूरी शर्मा कालिया में क्या लिखा हुआ है, 2s से बना हुआ। ये पूरी शर्मा कालिया में लिखा हुआ है 1A1GNB, 1A1GNB, ये पूरी शर्मा कालिया में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसमें क्या लिखा हुआ है, 2Ag, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कहां गया, हाँ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। इन्होंने जो है वो अगला इनका एमओ डायग्राम कौन सा है जहां से उन्होंने उठाया है, 1A1UNB, ठीक है। जबकि ये क्या कह रही है, ये कह रही है 2B1U, फिर है 3AG, फिर इनका क्या है, फिर इनका है आपका 2 वाला, और उसके बाद आएगा आपका E वाला, ठीक है। 3 इसमें है ही नहीं, जबकि ये आपकी मीजलर एंड टार कह रही है 3AG, फिर ये कह रही है 3B1B1U, है ना। इसमें 3 वाला टर्म ही नहीं है, 3 वाला इसमें टर्म ही नहीं है। आप देखो E आ गया, फिर E1G आ गया, है ना, फिर आपका E1U आ गया, फिर 3A1G अब आया है, और फिर लास्ट में 3A1U आया है। मतलब ये ऊपर वालों को इन्होंने 3A1U कहा है और यहाँ पर 3A1G कहा है। ये पूरी शर्मा कालिया की बात कर रहा हूँ। अब मीजलर एंड टार में देख लो, टॉप मोस्ट को इन्होंने क्या कहा है, ये देखो टॉप मोस्ट को क्या कहा है, टॉप मोस्ट को कहा है 4B1U, 4AG, ये यहाँ कहा है, इसका 2 यहाँ पर आया है। और जो बीच में इसके जो क्या बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग है, उनको भी देख लेते हैं। ये देखो ये मतलब E1G और E1U, इनको इन्होंने क्या कहा है, इनको इन्होंने कहा है 1B2G, 1B3G। मेरा कहने का मतलब है, आप समझ गए ना, कि ये जो एमओ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम दे रखा है ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। यदि हमें आरपीएससी पहले बता देती कि एमओ डायग्राम वाला जो एमओटी का टॉपिक पूरी शर्मा कालिया में से ही पढ़ के जाना है तो हम वहां से पढ़ के जाते। एक्सपर्ट को सामान्य कॉन्सेप्ट पर, टॉपिक से जुड़े हुए सामान्य कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो अधिकतर बुक्स में होता है, उस पर क्वेश्चन बनाने चाहिए। एक ही बुक, एक मतलब आप किसी एक बुक को पकड़ करके चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। बेचारे जो ज्यादा ऑथेंटिक बुक है मीजलर एंड टार, उसको जो पढ़ते हैं बच्चे, उनका तो नुकसान हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा ऑथेंटिक बुक ना पढ़ें, हम वो बुक पढ़ें जिसमें से आरपीएससी पेपर बनाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए डिलीट होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एमओ कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग बुक में अलग अलग है, इसलिए यह डिलीट होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ऐसे तो फिर इनकी जो बुक लिस्ट है वो भाई हमें दे दो, आरपीएससी सिलेबस के साथ बुक लिस्ट भी दे दे कि इन किताबों को पढ़ के आना है, दूसरी किताब पढ़ोगे तो हम नहीं मानेंगे, तो ये तो वही हुआ ना। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, अगला जो हमारा ऑब्जेक्शन है वो किसमें है, आप समझ गए ना कि इसमें कहाँ ऑब्जेक्शन है। अगला क्वेश्चन है 77। 77 में आपका जो पाई एलाइल लिगेंड है उससे रिलेटेड है कि उसकी जो हेप्टिसिटी क्या है और कोवलेंट और आयनिक मॉडल में वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से। आरपीएससी ने इसका जो उत्तर माना है वो आरपीएससी ने माना है सेकंड ऑप्शन कि ये ट्राई हेप्टो कंडीशन में 3 और 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। इस बात पे ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग बुक में एलाइल जो लिगेंड है उसको अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। किसी ने इसको कैटाइन की फॉर्म में माना हुआ है, किसी ने इनको एनायन की फॉर्म में माना हुआ है, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। देखो कोवलेंट मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोवलेंट मॉडल वाले तो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हेप्टिसिटी 3 में कोवलेंट मॉडल के इलेक्ट्रॉन हैं वो तो 3 है, मतलब न्यूट्रल मेथड से यदि आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल में इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो वो 3 है। लेकिन आयनिक मॉडल में आरपीएससी ने ये नहीं बताया कि एलाइल को आप हम कैटाइन ले रहे हैं कि हम एनायन ले रहे हैं, एलाइल को हम क्या ले रहे हैं। यदि आयनिक मॉडल में कैटाइन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, और यदि एनायन लेंगे तब इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। तो यहाँ आयनिक मॉडल में इन्होंने एनायन लेना है वो तो बताया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन होना चाहिए डिलीट। इसका सबूत मैं आपको देता हूं। सबसे पहला हम चलेंगे क्या बोलते हैं मीजलर एंड टार की जो बुक है उसी में चलेंगे, और मीजलर एंड टार की बुक का 3rd एडिशन का 449 पेज है। ये मैं वापस आ गया हूं मीजलर एंड टार की बुक का 3rd एडिशन का 449 पेज में। आप समझ गए ना ये क्वेश्चन कहां से आया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जो एलाइल लिगेंड है, पाई एलाइल लिगेंड है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है बोल करके, ठीक है ना, मतलब उसकी हेप्टिसिटी कितनी है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो जो सही उत्तर माना है वो आरपीएससी ने माना है ट्राई हेप्टो, और आपका न्यूट्रल में इन्होंने माना है 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में इन्होंने माना है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आयनिक मेथड है उसमें इन्होंने माना है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम है कॉमन कुछ लिगेंड्स की, बुक है मीजलर एंड टार 3rd एडिशन। पेज नंबर आपका, पेज नंबर दिखाता हूं मैं कौन सा है इसका, चैप्टर नंबर इसका 13 है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। पेज नंबर अभी हमें दिख नहीं रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पेज नंबर कहाँ गया भाई, पेज नंबर इसमें आ नहीं रहा है, ये क्या हो गया भाई। हाँ ये रहा पेज नंबर, यहाँ आ रहा है, ये बड़ा मुश्किल से। चलो कोई बात नहीं, ये जूमिंग इतनी क्यों हो गई, जूमिंग थोड़ी कम करते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ ये रही, ठीक है, पेज नंबर हमें मिलना चाहिए यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये रहा पेज नंबर है 462 पर ये टेबल दी हुई है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन में काउंटिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग से रिलेटेड, इसमें लिगेंड्स के लिए ये बताया हुआ है कि मेथड ए और मेथड बी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मेथड जो ए है वो बेसिकली आपका आयनिक वाला मेथड है, और मेथड जो बी है वो बेसिकली आपका न्यूट्रल लिगेंड वाला मेथड है, ठीक है। अब इसमें पाई एलाइल कहाँ है, पाई एलाइल आपका ये रहा, पाई एलाइल आपका ये रहा, देखो ये पाई एलाइल रहा। मैं देख लेता हूं आपको क्या दिख रहा है, यस, इसको थोड़ा सा हम जूम और कर लेते हैं, ये लो पाई एलाइल आपका ये रहा, दिख रहा है ना। अब आपको दिख गया होगा मेरे ख्याल से हेप्टिसिटी 3 और ये पाई एलाइल। अब आप इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, आयनिक मेथड में 2 और न्यूट्रल में 3, ये लो हो गया ना बंटाधार आरपीएससी का, नहीं हुआ, हो गया ना। ये देखो ये रहा, पाई एलाइल लिगेंड में इलेक्ट्रॉन आयनिक मेथड में दिए हुए हैं 2 और न्यूट्रल मेथड में दिए हुए हैं 3, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस बुक के हिसाब से ऑब्जेक्शन वाला कहाँ गया, ये रहा, इस बुक के हिसाब से कोवलेंट मेथड में आना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आयनिक में आना चाहिए आपका 3 इलेक्ट्रॉन इस बुक के हिसाब से। ऐसा क्यों है वो जरा सुन लो, क्योंकि इस बुक ने आयनिक मेथड में क्या लिया हुआ है, इसका कैटाइन लिया हुआ है, एलाइल का कैटाइन लिया हुआ है, और जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और ये इधर 3 है वो 3 कंट्रीब्यूट करते हैं। बात आपको समझ में आ गई, ओके। तो ये टेबल कह रही है मीजलर एंड टार की, ठीक है, जिसका मैंने आपको पेज नंबर चैप्टर वगैरह सब बता दिया है। वो कह रही है कि इसमें
कोवलेंट आपका जो आयनिक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, न्यूट्रल मेथड में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तो होगी एक बात। अब इसके अलावा हमारे पास एक अजय कुमार आपने नाम सुना होगा, उसकी ऑर्गेनोमेट्रिक की बुक भी है। उसकी ऑर्गेनोमेट्रिक की बुक भी है। ये हमारे अजय कुमार भाई साहब हैं, इनकी इनऑर्गेनिक की बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इनकी भी मैंने यहाँ पर ये कंसीडर करी है, ऑर्गेनोमेट्रिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड एडिशन है हमारे पास, अजय कुमार हैं, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, काफ़ी शानदार प्रोफेसर हैं। इनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। तो ये हो गया। अब इसके पेज नंबर 23 पे चलते हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक के। और यहां भी मैं आपको एलाइल लिगेंड का कंट्रीब्यूशन दिखाने वाला हूं। ये रहा, देखो ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, वापस सेलेक्ट करता हूं आपके सामने। ये रहा, मैंने वापस सेलेक्ट किया, ठीक है। जूम थोड़ा सा और कर लेता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा दिख जाए, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि पाई एलाइल जिसकी हेप्टिसिटी 3 हो, वो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं न्यूट्रल मेथड में और 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये रहा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना। मैं और बता देता हूं आपको जूम करके। ये रहा, 4 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। वो कब है? जब ये एनायन की तरह होगा। एलाइल क्या होगा? एनायन होगा। और यदि एलाइल कैटायन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एलाइल कैटायन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब आप समझ गए। यहां पर आरपीएससी ने किया है आपके साथ धोखा। क्या धोखा किया है? यहां पर आयनिक मॉडल में आपको यह नहीं बताया कि कैटायन होगा कि एनायन होगा, क्योंकि कैटायन में आपके आते हैं आयनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन और एनायन में आपके आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो आंसर है वो एलाइल को एनायनिक लिगेंड मान करके किया गया है, ठीक है। तो इसका इसमें ये लग रहा था, मतलब इसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ आयनिक मॉडल में उसको एलाइल को कैटायन लेना है कि एनायन लेना है, इसका खुलासा नहीं है। कोई बुक उसको कैटायन ले रही है, कोई बुक उसको एनायन ले रही है, तो यहाँ पर दिक्कत है। इसलिए ये 4 क्वेश्चन है, ये हमारे हिसाब से डिलीट होने लायक है पूरी तरह से। आगे देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका भी भेजा है कि ये जूल थॉमसन इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन है 89 नंबर का, डिलीट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये डिलीट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑल गैसेज शो अ चेंज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो ऑल गैसेज नहीं, यहाँ पर रियल गैसेज होना चाहिए। तो मैं उनको कह रहा हूं, क्योंकि आइडियल गैस है ना, वो जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं दिखाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये आरपीएससी का सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑल गैसेज है वो रियल गैस को इंडिकेट कर रही है। क्योंकि आइडियल गैस तो नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। आइडियल गैस तो एक कंडीशंस का सेट है केवल, आइडियल गैस वास्तविकता में नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कोई ऑल गैसेज लिखता है तो उसका अर्थ रियल गैसेज ही होता है, आइडियल गैस उसमें कभी शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये आरपीएससी का स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप भी इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाएं तो ही ज्यादा सही रहेगा। ये एकदम सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये डाउट था, ये भी क्लियर कर दिया। ये आरपीएससी का नोटिफिकेशन है जो उसने कल जारी किया है। इसमें कहा है कि आपने 7 तारीख जो है वो रात को 12 बजे तक आपको लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्शंस। और आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसी के क्रमानुसार ही आपको लगाना है। उसी के क्वेश्चन हमने भी आपको वीडियो में उसी के क्वेश्चन लिए हैं। ऑथेंटिक सोर्स आपको लगाने हैं साथ में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के साथ में ऑथेंटिक सोर्स लगाने हैं, और जिसने एग्जाम दी है वही इसमें लगा सकता है, बाकी कोई ऑब्जेक्शन लगा नहीं सकता। हर प्रश्न का इसमें क्या बोलते हैं, 100 रुपए जो शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। आप एसएसओ पोर्टल पर जाकर के इस तरह से ये लगा सकते हैं। 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है। पीडीएफ आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल में मैं एक एक क्वेश्चन की जो मैंने दिखाई है उनका पीडीएफ में डाल दूंगा, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्शन बना करके लगा सकते हैं। अंत में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को मैं 2011 से कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन, इनके एग्जाम पैटर्न, इनके सिलेबस, इनके एक एक क्वेश्चन, इनके एक एक डिलीटेड क्वेश्चन, सब पे मेरी नजर है, ठीक है। और इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, वो आपको भी जानकर के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इन्होंने पीजी लेवल में ये जो सिलेबस है 9 यूनिट इन्होंने डिजाइन कर रखी है। पहले 1 यूनिट और होती थी, उसको इन्होंने हटाया है इस बार, ठीक है। तो 9 यूनिट है इनकी। यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है मैं बताता हूं। 4th यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक है बोल करके आपका मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया, ठीक है। मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया में 2011 से लेकर के आज 2025 तक 6 आरपीएससी के एग्जाम हो गए। 6 आरपीएससी में इस टॉपिक में से एक्सपर्ट आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं दे पाए। आरपीएससी के एक्सपर्टों के बारे में बता रहा हूं आपको। आरपीएससी के एक्सपर्टों ने अभी तक इस टॉपिक को नहीं क्रैक कर पाए हैं। ये टॉपिक है कहां? क्यों? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक एक भी एमसीक्यू मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया पे नहीं आया है। इस बार आपने देखा होगा
मुझे उम्मीद थी कि इस बार जरूर आएगा। आप इस बार का पेपर देखो, लगभग हर टॉपिक पर एक क्वेश्चन है। ये जो पीजी लेवल का सिलेबस है उसमें लगभग हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन है, लेकिन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम फिर छूट गया। क्यों छूटा, इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण ये है कि आरपीएससी के एक्सपर्ट्स को अभी तक वो बुक नहीं मिल रही जिसमें ये टॉपिक है। बात को समझो, मतलब उन्होंने ढूंढा भी होगा इसको, लेकिन मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, हमें तो ये मिला हुआ है, हमने इसको कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमने इसको मतलब क्या बोलते हैं, कोर्स में ठीक ठाक तरीके से इसको डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास, हमें ये पता भी है कौन सी बुक में है ये। ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट को अभी तक मिला नहीं है, इसलिए बेचारों को 25 साल हो गए संघर्ष करते हुए कि ये टॉपिक कहीं मिल जाए तो इसमें एक आधा क्वेश्चन बना दें। ठीक है, तो देखते हैं आरपीएससी के एक्सपर्ट को ये टॉपिक कब मिलता है किताबों में और कब वो इस पे कोई क्वेश्चन बना पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनकी जो पीडीएफ है मैं वो कल सुबह तक आपके जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा? यस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।